यूपी टेट फ्री प्रैक्टिस बैच में आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2017 में आए हुए हिंदी के सभी प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, आज यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली, क्योंकि इससे पहले हमने 2018 के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम आपको 2017 के प्रश्नों को करा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और आपको भी अगर हमारे फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना है तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। बाकी सारी क्लासेज हमारी आपको यूपी टेट की यूट्यूब पर मिल जाएंगी। चलिए हिंदी का पहला प्रश्न देखेंगे। यह सारी की सारी जो प्रश्नों की श्रृंखला है यूपी टेट 2017 में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर को हल नहीं किया तो एक बार हल करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सेम टू सेम फिर से रिपीट किए जाते हैं, इतना जानते रहिएगा आप। चलिए बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? ए ऑप्शन कर रहा है शुद्ध वर्तनी, बी ऑप्शन कर रहा है सुलेख, सी ऑप्शन कर रहा है श्रुतलेख और डी ऑप्शन कर रहा है आशु भाषण। जल्दी से आप कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कि यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा। अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो हमारा उत्तर हो जाएगा आशु भाषण। आपको पता होना चाहिए कि आशु भाषण में भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है, शेष सभी लेखन से संबंधित है। ठीक है, तो आशु भाषण में भाषा से पहले जो भाषण देगा उसे पूरी की पूरी विषय बता दी जाती है कि आपको इस विषय पर भाषण देना है। बाकी और ये जो श्रुत वर्तनी है सुनकर लिखने के लिए है, सुलेख है लिखने के लिए, श्रुत लेख देखिए लिखने के लिए। तो ये सब आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। श्रुत लेख सुन के लिखने के लिए और श्रुत लेख ये लेख देखिए दो है। श्रुत वर्तनी सुनने की अच्छी वर्तनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, तो इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ए ऑप्शन का रहा है 15, बी ऑप्शन का रहा है 25, सी ऑप्शन का रहा है 18 और डी ऑप्शन का रहा है 22। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर बात करें हिंदी में कितनी बोलियां हैं तो उत्तर जो होगा हमारा हो जाएगा 18। ठीक है, हिंदी में बोलियां जो हैं 18 होती हैं और हिंदी को 5 उपभाषा में भी विभक्त किया गया है। याद करिएगा, हिंदी की जो बोलियां होती हैं वो 18 तो होती हैं और हिंदी की 5 उपभाषा होती है। ठीक है, 5 क्या होती है? उपभाषा होती है। तो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हो जाएगी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। याद करिएगा, पहला होगा पूर्वी हिंदी, दूसरा होगा पश्चिमी हिंदी, तीसरा होगा बिहारी हिंदी जिसे आप मैथिली भी कहते हैं। ठीक है, और चौथा होगा राजस्थानी हिंदी और पांचवा होगा पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ पर ये याद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उपभाषा कितनी होती है हिंदी भाषा की, तो उपभाषा 5 होती है। ये आपको ये एक प्रश्न और याद करना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न को सी ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। क्लास अच्छी लग रही हो, आप भी हमारे फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाह रहे हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको प्रीवियस ईयर की श्रृंखला के साथ साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आने वाले समय में हम आपको कुछ दिनों बाद मैराथन क्लास भी प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए और डेली सुबह 10 बजे लाइव क्लासेज जरूर देखा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। वह कौन सी पत्रिका है जो भारतीय युग में निकलती थी? आपको पता होना पड़ेगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, बी ऑप्शन कह रहा है सरस्वती या माधुरी और सी ऑप्शन कह रहा है कल्पना या ज्ञानोदय और डी ऑप्शन कह रहा है नवनीत या कादम्बनी। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अगर बात करें इस प्रश्न की उत्तर की तो कवि वचन सुधा जो है हिंदी प्रदीप यही है हमारी भारतीय युग से निकलने वाली पत्रिका। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1968 में। देखते हैं ये प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, मतलब भारतीय युग में कौन सी पत्रिका निकली है। इन चारों ऑप्शनों में यही आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है
कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, बी ऑप्शन करा है सरस्वती या माधुरी, सी ऑप्शन करा है कल्पना या ज्ञानोदय और डी ऑप्शन करा है नवनीत या कादम्बनी। तो जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि इनमें से कौन सी पत्रिका थी जो भारतीय युग में निकली थी। चलिए, हम आपको बता रहे हैं इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कवि वचन सुधा या हिंदी प्रदीप, यह यही भारतीय युग में निकली थी। चलिए, अब आप बताइए कि इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कवि वचन सुधा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अगर आपसे यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाए तो वह हुआ था 1968 में। ठीक है, इसका प्रकाशन 1968 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। आप इतना जानते रहिए। अगर बात करें हिंदी प्रदीप का प्रकाशन, ठीक है, ये है जो कवि वचन सुधा का है। ठीक, एक मिनट, चलिए, ये हो जाएगा कवि वचन सुधा का प्रकाशन पूछा जाए तो आप बताइएगा कि 1968 में। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगर पूछा जाए कि हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब हुआ था तो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? तो 1877 था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1877 याद करिएगा। और हिंदी प्रदीप के जो रचयिता थे बाल कृष्ण भट्ट थे, आपको यह भी जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1968 में हुआ था। किसके द्वारा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और हिंदी प्रदीप जो रचना थी ये 1877 में इसका प्रकाशन हुआ। और इसके जो रचनाकार थे वो थे बाल कृष्ण भट्ट। यहाँ पर इतना याद करिएगा और इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इस क्लास में जो भी ऑप्शन दिए गए उसके अगर प्रश्न बनेंगे इंपॉर्टेंट तो हम आपको बताएंगे, यकीन करिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, बाकी आपकी इच्छा। बाकी आपको 29 जनवरी को पेपर देना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। इसमें से कौन सा वह लेखक है जिसने तद्भव पत्रिका का संपादन किया था? ए ऑप्शन है लीलाधर, बी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन है अखिलेश। चलिए चलिए बताइए। तो यहाँ पर एक ही नाम है, आप जानते होंगे कि अखिलेश ने इसका प्रकाशन किया था। हमारे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री को मत समझिएगा, ये एक लेखक हैं अखिलेश, इनके द्वारा तद्भव पत्रिका का संपादन किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी नहीं होगा, माफ़ी चाहेंगे, सी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, मैंने डी होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन नोट करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बताइए। चलिए इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। कह रहा है कि 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? ए ऑप्शन करा है विद्यापति की, बी ऑप्शन मीराबाई की, सी ऑप्शन करा नल नरपति नाल की और डी ऑप्शन है जगनिक की। तो जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि यह पंक्ति किसकी है। चलिए बिल्कुल सही, इसमें उत्तर जो हो जाएगा यह हो जाएगा जगनिक की। और यह इनकी एक रचना थी, उसमें यह पंक्ति दिया गया था। उस रचना का नाम क्या है? तो उस रचना का नाम है परमाल रासो। याद करिएगा, परमाल रासो में ही यह जो दिया गया है कोटेशन यही है परमाल रासो का। ठीक है, परमाल रासो में दिया गया है कि 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 जिए सियार। ठीक है, तो छत्री 1 साल के जीते हैं, यही इनके वाक्य में कहा गया था। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने एवं लिखने में किया जाता है? ए ऑप्शन करा है ऑस्ट्रेलिया में, बी ऑप्शन करा है अमेरिका में, सी ऑप्शन करा है पाकिस्तान में और डी ऑप्शन करा है मॉरिशस में। आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल प्रश्न है ये, इसका उत्तर आप थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे तो आप दे सकते हैं। चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो हिंदी बोली नहीं जाती, आपको भी पता होगा। और अमेरिका तो इंग्लिश वाला क्षेत्र ही ये भी है। पाकिस्तान तो जानिए कि वहाँ पर उर्दू अधिक बोला जाता है। इसलिए हम इनमें से जो ऑप्शन आयोग ने माना था वह माना था मॉरिशस। वैसे तो पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आयोग ने हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन मॉरिशस को माना था। इसलिए हमें भी यह मानना पड़ेगा, क्योंकि जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, पीएनपी कराता था पहले, तो आपको पता होगा कि पीएनपी के द्वारा इसका उत्तर दिया गया था। आज शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, वो क्या मानता है ये बात की बात है। ठीक है, लेकिन पीएनपी ने मॉरिशस को माना था, इसलिए हमें यह उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है।
कहा जा रहा है कि सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर के बारे में तो जानते होंगे। सूरसागर ए ऑप्शन का रहा है अवधि, बी ऑप्शन का रहा है बुंदेलखंडी और सी ऑप्शन का रहा है ब्रज और डी ऑप्शन का रहा है छत्तीसगढ़ी। सूरसागर की जो भाषा है वह आप बताइए कौन सी है? चलिए जल्दी कमेंट करिए। सूरसागर रचना अगर पूछी जाए किसकी है, देखिए सूरसागर रचना किसकी है, वो हो जाएगी सूरदास की। ठीक है, यहाँ पर ये भी जानते रहिए सूरदास की रचना है सूरसागर। और यह किस भाषा में है, तो ये ब्रज भाषा में है। आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होने वाला है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पर ब्रज भाषा है सूरसागर का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। एक बार अपने इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े, चाहे व्हाट्सएप, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर, जहां पर भी शेयर कर सकते हैं, अपने साथियों के पास इस क्लास को शेयर करिए और उन्हें बताइए कि एक ऐसा चैनल लक्ष्य तक है जो आपको यूपी टेट की फ्री में तैयारी कराने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं खुद पास हूँ यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास करके तब मैं आपको क्लास करा रहा हूँ। ऐसा मत समझिए कि हम ऐसे आगे सबकी तरह करा रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। हम खुद पास किए थे उसके बाद आपको करा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपको पहली बार में 100 प्लस स्कोर करा दें। क्योंकि अगर पहली बार में पास हो गए मेरे साथ जुड़कर तब तो ठीक है, और नहीं पास हो पाया तो इसका मतलब आपने मेहनत नहीं किया। अगर हम 100% मेहनत कर रहे हैं तो आपको 110% मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, तो जुड़े रहिए। बाकी परीक्षा चाहे जब हो उससे हमें मतलब नहीं, तैयारी तो रहेगी हमारी। चलिए फिलहाल अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी, आप यह बताइए। ए ऑप्शन का रहा है सुमित्रा कुमारी चौहान, बी ऑप्शन का रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी ऑप्शन का रहा है माखनलाल चतुर्वेदी और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए वीरों का कैसा हो बसंत, यहाँ पर यूपी टेट की परीक्षा में आयोग ने बहुत बड़ा खेला किया था। ऑप्शन में देखिए, अगर आप थोड़ा भी चकमा खाएं तो यहाँ पर उत्तर आप गलत कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है सुमित्रा कुमारी महाजन, यह हमारा चौहान, ये गलत हो जाएगा। सुमित्रा नहीं होंगे, सुभद्रा होंगे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान थी इसका ऑप्शन, लेकिन सुमित्रा कुमारी चौहान जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन को टिक किया उनका गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था आयोग ने यहाँ पर खेला कर दिया, इसलिए दोनों ऑप्शन को पास पास में दिया है, ताकि आप थोड़ा भी चकमा खाएं आप प्रश्न गलत कर दें। ठीक है, तो ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, किसी भी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, चाहे कितना भी सरल हो। चलिए इस प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी शुद्ध भाषा कहलाती है। ए ऑप्शन कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी कई लोग हैं जो उत्तर गलत देने वाले हैं, हम इसका उत्तर आपसे चाहेंगे। हम आपको इसमें 10 सेकंड का टाइम देंगे, जल्दी से कमेंट करके आप उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो व्याकरणिक तौर पर यह कौन सा शुद्ध वर्तनी है। ए ऑप्शन कह रहा है साहित्यिक भाषा, बी ऑप्शन कह रहा है प्रांजल भाषा, सी ऑप्शन कह रहा है व्याकरणिक भाषा और डी ऑप्शन कह रहा है मानक भाषा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर आप लोग, मैं जान रहा हूँ आप लोग गलती करने वाले हैं, तो इसलिए मैं इस प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूँ। बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर यहाँ पर होने वाला है। और जो लोग व्याकरणिक भाषा को मान रहे हैं सही ना, उनका गलत है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, कई लोग ऐसे होंगे जो जान रहे हैं हिंदी में सबसे बड़ा रोल मानक भाषा का नहीं होगा, वह होगा व्याकरण भाषा का, तो उनका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मानक भाषा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याकरणिक भाषा यहाँ पर ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि आयोग ने इसे काट दिया था। जो आयोग उत्तर दिया था वही हम सेम टू सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक भी आयोग के खिलाफ जाकर उत्तर हम आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे उत्तर को आप नहीं मानेंगे, आयोग ने जो दिया आयोग फिर वही मानेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से वह कौन सा रासो है जो आला खंड के रूप में भी जाना जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन कह रहा है कुमार रासो, सी ऑप्शन कह रहा है परमाल रासो और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हो जाएगा। चलिए तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो उत्तर हो जाएगा हमारा परमाल रासो। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, परमाल रासो को जो आला खंड के नाम से जाना जाता है तो इसके रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है। अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बता दिया था, तो इसके रचयिता जो हैं वो हैं जगनिक। ठीक है, जगनिक
परमार रासों के रचयिता हैं, आप इनका भी नाम याद करिएगा। ठीक है। अगर बात करें पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन हैं, तो क्या चंद्रवरदाई, बिल्कुल सही, चंद्रवरदाई हो गए। अगर बात करें खुमार रासों के रचयिता कौन है, तो कुमार रासो यहाँ पर दिए गए ना, खुमार रासो या कुमार रासो ऑप्शन दिया रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बताइए। बिल्कुल सही, दलपत विजय इसके रचनाकार हो जाएंगे और बिसल देव रासो इसके रचनाकार होते हैं, आप जानते रहिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी नोट करिए। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट आ गया प्रश्न और पूछा जा रहा है, निमिष शब्द का पर्याय है। देखिए, हम हिंदी की जो भी आपको प्रीवियस ईयर की श्रृंखला करा रहे हैं ना, उसमें एक पैसेज का सवाल आता है, लगभग किसी साल 2 पूछते हैं, किसी साल 4 पूछ लेते हैं, किसी साल 3 पूछते हैं। वह पैसेज वाला सवाल हम आपको नहीं कराते प्रश्न, ठीक है, क्योंकि पैसेज तो चेंज होता रहेगा, आप उसमें नहीं समझ पाएंगे कौन सा प्रश्न आएगा, लेकिन अदर जो प्रश्न आते हैं वही हम आपको प्रीवियस ईयर में हिंदी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले हमारी हिंदी की क्लासेज हो चुकी हैं, 3-4 क्लासेज यूपी टेट के ऊपर, और 2018 का पेपर भी हमने करा दिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ यूपी टेट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर बहुत सारी क्लासेज हैं, उनको एक बार देखिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का पर्याय क्या है? ए ऑप्शन कर रहा है प्रकाश, बी ऑप्शन कर रहा है छिद्र, सी ऑप्शन कर रहा है पूर्ण और डी ऑप्शन कर रहा है क्षण। चलिए बताइए, निमिष शब्द का पर्याय क्या है? तो बात करें निमिष शब्द का पर्याय क्या है, तो वह हो जाता है हमारा क्षण। निमिष शब्द का पर्याय होगा डी ऑप्शन, इसमें हमारा सही हो जाएगा, क्षण जो है यही हमारा। देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द होगा? ए ऑप्शन का रहा है प्रत्याशा, बी ऑप्शन का रहा है अप्रत्याशित, सी ऑप्शन का रहा है अपरिमेय और डी ऑप्शन का रहा है अनाहूत। तो जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए यहाँ पर हमारा क्या सही होने वाला है। तो सबसे पहले सुन लीजिए, प्रत्याशा किसकी कहते हैं? प्रत्याशा को एक शब्द में क्या कहा जाता है, इसमें बताइए। प्रत्याशा में कहा जाता है जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशा कहते हैं, या जान जाइए। और अप्रत्याशित किसे कहते हैं? जिसकी पूर्व में कोई आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, ये जानिए। अगर बात करें अपरिमेय की, तो अपरिमेय का क्या होगा? तो जिसकी माप ना संभव हो उसे अपरिमेय कहते हैं, ये जान जाइए। और अनाहूत डी ऑप्शन में दिया गया, तो जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। यहाँ पर ये चारों ऑप्शन को याद कर लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जो हम आपको ऑप्शनों के बारे में बता रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमें यहाँ पर लिख नहीं सकते, थोड़ी सी प्रॉब्लम है सिस्टम में, इसलिए हम लिख नहीं सकते। ठीक, चले अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोधूम शब्द का तद्भव है। अब आप बताइए कि गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? ए ऑप्शन का रहा है गेहूं, बी ऑप्शन का रहा है गाय, सी ऑप्शन का रहा है गोबर और डी ऑप्शन का रहा है गोधन। तो जल्दी से बताइए गोधूम शब्द का तद्भव। देखिए, गोधूम जो शब्द है ये तत्सम शब्द है और तत्सम का तद्भव पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा गेहूं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें गाय का तद्भव क्या होगा, तो चलिए बताइए गाय का तद्भव क्या होगा। तो गाय का तद्भव नहीं होता, होता है तत्सम होता है गाय का ना, बिल्कुल सही है, समझ गए। तो गाय का तत्सम शब्द जो होगा वो हो जाएगा गौ। और गोबर का क्या पूछा जाए, गोबर है तद्भव शब्द, तो गोबर का तत्सम पूछा जाए अगर आपसे, तो गोबर का तत्सम क्या होगा ये बताइए। तो गोबर का तत्सम होता है गोमय। ठीक है, गोमय। चलिए गोमय याद कर लीजिए। और गोधन का जो होगा तत्सम वो बताइए, जल्दी से कमेंट करिए गोधन का तत्सम क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, गोधन का तत्सम क्या होगा, और इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिए, गेहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि निष्कपट संधि विच्छेद क्या है? निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन का रहा है निधन कपट, बी ऑप्शन का रहा है निधन कपट, सी ऑप्शन का रहा है निधन कपट और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही।
अगर बात करें निष्कपट, इसका उत्तर सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन निष्कपट। निष्कपट में कौन सी संधि होगी अगर आपसे यह पूछा जाए तो वह हो जाएगा इसमें विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में जान जाइए थोड़ा सा। जब विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ग हो तो विसर्ग का स हो जाता है, ये जानते रहिएगा। अभी हम आपको जब व्याकरण पढ़ाएंगे थ्योरिकल तब आपको वहाँ पर पूरा बताएंगे। ठीक, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो चलिए इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अब यहाँ पर वर्तनी के बारे में पूछा गया, तो मतलब यूपी टेट का हिंदी में आपको व्याकरण पूरी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको व्याकरण आ गया ना तो आप 30 में 30 कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा व्याकरण अधिक से अधिक पूछने की कोशिश किया जाता है यूपी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो इस बार आयोग नया है तो तैयारी भी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, हल्के में मत लीजिएगा। अगर जो लोग अभी सो रहे हैं ना उनको बाद में दिक्कत होने वाली है। ठीक, चलिए बताइए कौन सा सही है। अनुग्रहित होगा या अनुगृहीत होगा या अनग्रहित होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही है। चलिए बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा अनुगृहीत होगा। अनुगृहीत यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास आप देख रहे हैं यूपी टेट 2017 में आए हुए हिंदी के सभी प्रश्नों की श्रृंखला को। लग रही हो क्लास अच्छी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड की जा रही है। तो जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है सापेक्ष, बी ऑप्शन कह रहा है अपेक्षा, सी ऑप्शन कह रहा है निरपेक्ष और डी ऑप्शन कह रहा है आपेक्षित। चलिए बताइए अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा। जितने भी लोग अपेक्षा का सापेक्ष मान रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, यकीन करिए इस प्रकार की तैयारी मत करिए। अपेक्षा का यहाँ पर विशेषण पूछा जा रहा है तो विशेषण हो जाता है आपेक्षित। ठीक है, विशेषण हो जाता है आपेक्षित, बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ए ऑप्शन का रहा है दंत, बी ऑप्शन का रहा है मूर्धन्य, सी ऑप्शन का रहा है तालु और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। मैंने अपनी क्लासेज में बता दिया है आपको कि वर्णों के उच्चारण स्थान को आप याद करिए। ठीक है, हिंदी में ना याद कर पाएँ तो संस्कृत में याद करिए, श्लोक के माध्यम से याद करिए, लेकिन याद करिए क्योंकि यूपी टेट में 2-3 प्रश्न तो वर्णों से आ ही जाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए स का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो बात करें स का उच्चारण स्थान तो आपको पता होगा कि इचु यसा नाम तालु। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग होगा। अत होगा, अ होगा, अति होगा या अति होगा। बताइए अगर आपको संधि विच्छेद भी नहीं आता होगा तो तैयारी करने की तो बात है। जल्दी से बताइए अत्यंत में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो बिल्कुल सही अति उपसर्ग किया गया है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो बता सकते हैं आप लोग। चलिए बताइए, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग डी ऑप्शन नोट करिए और इसका उत्तर बताइए कि अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए फिलहाल तब तक हम अगले प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि उपत्यका का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका। ए ऑप्शन का रहा है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बी ऑप्शन का रहा है प्राणियों के पेट का एक अंग, सी ऑप्शन का रहा है पर्वत का शिखर और डी ऑप्शन का रहा है पर्वत के पास की भूमि। चलिए बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा पर्वत के पास की भूमि होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्योंकि देखिए इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है तो इसलिए हम आपको तुरंत फटाफट बताते चल रहे हैं उत्तर, और आप इसे याद कर लीजिए, समझिए चाहे याद करिए, लेकिन पेपर में अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक, चलें आगे। चलिए यह प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अंगा का उच्चारण स्थान होता है, क्या होगा। नासिक के होगा, कंठ होगा, मूर्धन्य होगा या कंठताल होगा। बताइए जल्दी, चलिए बताइए। बिल्कुल सही,
नासिक के, बिल्कुल। क्या होगा? नासिक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। मैंने बताया ना, अकु विसर्जिनी नाम कंठा, युचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, एक एक वर्गों के आपको उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? अब आप बताइए। ए ऑप्शन का रहा है संख्यावाचक, बी ऑप्शन का रहा है गुणवाचक, सी ऑप्शन का रहा है परिमाण बोधक और डी ऑप्शन का रहा है सार्वनामिक। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए कि बताइए कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा। चलिए बिल्कुल सही, अगर आपने उत्तर दे दिया है परिमाण बोधक तो बिल्कुल सही यह होगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लोग अगर संख्यावाचक मार रहे हैं तो उनका गलत है, क्योंकि यहाँ पर परिमाण बोधक हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन आप लोग सही करिएगा। ठीक। अगर आपने संख्यावाचक समझा था तो ये गलत है, आप लोग याद कर लीजिए, परिमाण बोधक होगा इसमें। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि शीश का तत्सम रूप है। अब बताइए शीश का तत्सम रूप क्या होगा? ए ऑप्शन का रहा है शीशा, बी ऑप्शन का रहा है शीर्ष, सी ऑप्शन का रहा है सिरा और डी ऑप्शन का रहा है शीर्षक। चलिए बताइए शीश का तत्सम रूप क्या होगा? तो बात करें शीश का तत्सम रूप की तो यह हो जाएगा शीर्ष। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि चौराहा शब्द में समास है। ए ऑप्शन का रहा है कर्मधारय, बी ऑप्शन का रहा है द्वंद्व, सी ऑप्शन का रहा है द्विगु और डी ऑप्शन का रहा है अव्ययी भाव। चलिए बताइए चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो बिल्कुल सही, 4 राहों का समूह अर्थात द्विगु यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी नोट कर लीजिए। ठीक है, सी होगा इसमें, बिल्कुल सही सी होगा। यह सुपर टेट में भी आया हुआ प्रश्न है, यूपी के सुपर टेट के भी पेपर में आया हुआ प्रश्न था वो। चलिए देखिए यूपी टेट में भी आया है प्रश्न 2017 में, और सुपर टेट के पेपर में आया है 2018 में। सोचिए तुरंत रिपीट कर दिया गया, इसलिए प्रीवियस ईयर को पढ़िए, समझिए, 2011 से 2021 तक के पेपर को रट डालिए, क्योंकि ऐसा ना हो जैसे 2021 का पेपर आया था, प्रीवियस ईयर को उठाकर वहाँ पर 110 प्रश्न रख दिए गए थे। इस बार भी ऐसा ना हो जाए। ठीक है। चलिए आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना होगा, धोखा देना होगा, कष्टदायक होगा या बहुत प्रिय होना हो जाएगा। इसमें से आज की क्लास का यह आखिरी प्रश्न है, इसका उत्तर आप जल्दी से बताइए। चलिए क्या होगा उत्तर बताइए एक बार। बिल्कुल सही, अगर आपने उत्तर दे दिया है ए ऑप्शन अप्रिय लगना, तो आँख की किरकिरी होना का मतलब होता है अप्रिय लगना। यहाँ पर ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक। तो चलिए आज हम जो क्लास कराएं आपको यूपी टेट 2017 के हिंदी के प्रश्नों को हमने देख लिया। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और यूपी टेट फ्री क्लासेज में आप डेली जुड़कर पढ़ाई करिए। ठीक है, तो चलिए तैयार रहिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। तैयार रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।